अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं यरकान असफ़र पे। यरकान असफ़र जिसे जांडस भी कहते हैं, और ये काला यरकान नहीं, इसे पीला यरकान कहा जाता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत मुफीद होगी जो तहकीकात के मुतलाशी हैं, जिनको अमराज को डीपली गहराई से समझने का जुनून है, और वो लोग जो नुस्खा जात के पीछे भागते फिरते हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो, ये गुफ्तगू बोर साबित हो। तो आज मैं इस पे तहकीकाती गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात को ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आएगी। उसकी वजह ये है कि जदीद मेडिकल साइंस और तिब्बी तहकीकात, इनका दरवाज़ा ना बंद हुआ और ना होगा, और ये तहकीकात आए रोज़ बढ़ती ही रहेंगी। ये हज़रत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, और जो जो तहकीकात बढ़ती जा रही हैं, इंसान वर्ताए हैरत में अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि ये सेल और उस सेल का सिस्टम, ये बॉडी और बॉडी का सिस्टम, और फिर इस बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम तौलीद है, जितने भी सिस्टम हैं, इनकी गहराई, इनकी तहकीकात, इनकी रिसर्चेस जितनी भी हुई हैं, और इसमें मज़ीद गुंजाइश रहेगी ता क़यामत। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जब बनाया तो कसमें खाने के बाद फिर कहा, वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बालादिल अमीन, 4 कसमें खाईं। ठीक है, उसके बाद फिर कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो इंसान को बेहतरीन पोजीशन में बनाने का बताने से पहले 4 कसमें खा के बताना, ये इसकी अहमियत, इसकी डिग्निटी, इसकी अज़मत की अलामत है। इसलिए आए रोज़ की तहकीकात जो हैं वो इंसान को वार्ता हैरत में डालती हैं, और ज़रूर सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर करती हैं कि अल्लाह ने हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम हमें किस कदर आला तरीन और माइक्रो तरीन निज़ाम तश्कील दिया। माइक्रो से मुराद छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। ठीक है, तो बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को लाता हूँ यरकान असफ़र पे, जांडस पे, पीले यरकान पे, इसकी तहकीकात पे। ठीक है, तो बिली रूबन की पैदाइश और इज्तमाह, इससे यरकान असफ़र होता है। ये नॉर्मल हालात में खून में 0.2 से 0.8 मिलीग्राम फ़ी 100 मिलीलीटर होती है। जब 1.0 से बढ़ जाए तो इसे यरकान असफ़र का नाम दिया जाता है, पीला यरकान कह दिया जाता है। जिगर की नस्जुल ख़ास जो है, जो हेप्टिक परिकायमा के खुलियात बिली रूबन की पैदाइश में कोई किरदार अदा नहीं करते। ये खुलियात इसी सफ़रावी रंग को प्लाज्मा से जज़ब करके सफ़रावी नालियों में मुंतकिल कर देते हैं, और हस्बे ज़रूरत आंतों में चली जाती है। इस अमल के ज़रिए ये प्लाज्मा प्रोटीन से अलहदा होने के बाद ग्लाइकोरानिक एसिड के साथ मिलकर मोनो या डाई ग्लूकोरोनाइड की सूरत इख्तियार कर लेती है। नतीजे के तौर पर सालमाती जिसामत में कमी के अलावा इसकी तबी और कीमियाई सलाहियतों में तब्दीली आ जाती है। इस हालत में इसे कोहली बिली रूबन कहा जाता है। जदीद तहकीकात से हमरातुद्दम की बनावट के दौरान, हमरातुद्दम से मुराद खून के सुर्ख खुलियात या सुर्ख दाने हैं। तो हमरातुद्दम की बनावट के दौरान बिली रूबन की कलील मकदार में पैदाइश का इंकशाफ हुआ है। बनावट हमरातुद्दम में गैर मामूली इजाफे के साथ मुअख्खर ज़िक्र बिली रूबन के तनासब में इजाफे या इसके अखराज में कमी, दोनों सूरतों में प्लाज्माई लौनियत सफ़रावी की तादाद बढ़ जाती है। लौनियत सफ़रावी के तनासब में जिल्द की रंगत को तब्दील कर देने की हद तक के इजाफे को यरकान असफ़र कहते हैं।
ज़ाहिर है आंखों में पीलापन आ जाता है, जिल्द के ज़ाहरी नाखून हैं या हथेलियां हैं या ज़ाहरी जिल्द है उसमें पिलाहट आ जाती है, जिससे आम सियाना बंदा समझ आता है कि इसे पीला यरकान है। तो खून के सुर्ख खुलियों की तोड़ फोड़ से बिलीरुबिन पैदा होती है। ये बिलीरुबिन जिगर में चली जाती है मगर ये पेशाब में खारिज नहीं होती। इसे पहले जिगर में जाना पड़ता है जहाँ एक कीमियाई मरकब से मिलकर सफरा, जिसे बाइल भी कहा जाता है, शामिल हो जाती है। अब ये पेशाब में से भी गुजर सकती है। जब बिलीरुबिन आंतों में चली जाती है वहाँ पर बैक्टीरिया इस पर अमल करते हैं और इसको तोड़कर कई तरह के मरकब बना देते हैं। इनमें से एक को स्ट्रोकोबिलिनुजन जो पखाने के साथ जिस्म से बाहर चला जाता है। ये लफ्ज़ है जी स्ट्रोकोबिलिनुजन। कुछ मरकबात दोबारा आंतों से जज़ब होकर खून में आ जाते हैं। इनमें से एक यूरोबिलिनुजन है जो पहले गुर्दे में आता है, फिर पेशाब के साथ बाहर खारिज हो जाता है। इसी वजह से पेशाब का रंग पीला होता है। यरकान असफर को मज़ीद तफसील से समझने के लिए फिर हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और ये गुफ्तगू फिर बोर लगेगी, लेकिन यरकान असफर पीला यरकान, इसकी तहकीकात आपके सामने रखना मैं ज़रूरी समझता था। इसलिए मैंने कहा भाई मेरा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, तो मेरा काम है आप अब आपके सामने तहकीकात को रखना। जो समझे सुने तो उसकी मर्ज़ी, जो नहीं सुने तो हम उसे क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल पहली किस्म है यरकान असफर की, पहली वजह है यरकान असफर की, वो है प्री हेप्टिक जॉन्डिस। इस किस्म की यरकान में जिगर बिल्कुल सही हालत में होता है, ठीक है, मगर खून के सुर्ख खुलियों की तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खून में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ को यरकान असफर पीला यरकान हो जाता है। चूँकि बिलीरुबिन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जिगर इसके साथ मरकब बनाकर इसे जिस्म से खारिज नहीं कर सकता, जिसके नतीजे में मरीज़ के अंदर पीले यरकान की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। ये बिलीरुबिन जो खून में आज़ाद फिरती रहेगी और जिगर में मरकब बनाकर जिस्म से खारिज ना हो सके, इनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बल्कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहलाती है। अनकॉन्जुगेटेड कहेंगे। ये पेशाब से खारिज नहीं हो सकती, लेकिन पेशाब में यूरोबिलिनुजन की मकदार बढ़ जाती है क्योंकि जिगर खून के टूटने से बनने वाले बिलीरुबिन को मुसलसल आंतों में फेंक रहा होता है, जिसके नतीजे में कुछ पखाने से निकल रही होती है और कुछ दोबारा आंतों से जज़ब होकर खून में आ जाती है और खून से गुर्दों के रास्ते पेशाब में निकल जाती है। इस मरीज़ को लेबॉर्ट्री टेस्ट में अगर LFT रिपोर्ट कराने से ये तब्दीलियाँ सामने आती हैं। नंबर 1 तो ये होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मकदार खून में बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई नज़र आएगी। नंबर 2, जिगर के एंजाइम्स नॉर्मल होते हैं LFT रिपोर्ट में। नंबर 3 है पेशाब में बिलीरुबिन नहीं होती और नंबर 4 पेशाब में यूरोबिलिनुजन बढ़ जाती है। ये थी यरकान असफर की पहली किस्म। नंबर 2 है हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस। इस किस्म के यरकान में जिगर मुतासर होता है और यरकान की अलामात इसी वजह से होती हैं कि जिगर खुद मुतासर होता है। पहली किस्म में मैंने बताया कि जो जिगर है ये बिल्कुल ठीक होता है मगर खून के सुर्ख खुलियात इनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है और जिसकी वजह से बिलीरुबिन ज़्यादा पैदा होती है। और दूसरी किस्म में क्या है कि जिगर तो मुतासर हो गया, पहली में मुतासर नहीं हुआ, दूसरी में जिगर खुद ख़राब हो गया, मुतासर हो गया, बीमार हो गया और जिगर की अलामात इसी वजह से होती हैं। इसी हालत में जिगर बिलीरुबिन की नॉर्मल मकदार को भी तोड़कर जिस्म से नहीं निकाल सकता क्योंकि ख़ुद कमज़ोर है, इसलिए बिलीरुबिन उसकी आम जो नॉर्मल मकदार है वो भी बाहर खारिज नहीं कर सकता, ठीक है। जो बिलीरुबिन जिगर में आकर दूसरे मरकब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में तब्दील हो जाती है, इसकी कुछ मकदार आंतों में चली जाती है, कुछ मकदार खून में वापस आ जाती है क्योंकि जिगर की सूजन की वजह से सारी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आंतों में नहीं जा सकती। जो बिलीरुबिन आंतों में चली जाती है
वो दोबारा खून में जज्ब होकर पेशाब के रास्ते दोबारा यूरोबिलिनोजन की सूरत में खारिज हो जाती है। जबकि खून में दोनों किस्म की बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की मकदार बढ़ जाती है। लेबॉर्ट्री में LFT रिपोर्ट कराने से ये तब्दीलियाँ सामने आएंगी। नंबर एक ये है कि सीरम बिलीरुबिन बढ़ जाता है। इसमें दोनों किस्म की बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड की मकदार बढ़ी हुई होती है। नंबर 2 है जिगर के दोनों एंजाइम्स SGOT और SGPT सीरम में बढ़े हुए होते हैं। नंबर 3 है प्रोथ्राम्बीन या प्रोथ्रम्बीन टाइम बढ़ा हुआ होता है। ये थी दूसरी किस्म, ठीक है। फिर नोट कर लें, पहली किस्म के जिगर ठीक होता है और खून के सुर्ख खुलियात जो हैं उनकी तोड़ फोड़ से बिलीरुबिन ज़्यादा होती है। नंबर 2 में मैंने बताया कि जिगर बजाते खुद मुतासर हो जाता है और वो जिगर में बनने वाली बिलीरुबिन की आम मकदार नॉर्मल जो है उसे खारिज नहीं कर पाता। नंबर 3 है अगर सफरावी नालियों में, नंबर 3 है पोस्ट हेप्टिक जॉन्डिस। अगर सफरा की नालियों में या सफरा की नालियों के निज़ाम में बंदिश हो तो इस सूरत में बिलीरुबिन बढ़ जाता है और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है और इसका आसान हल रेमल ख़ताई है। सिर्फ रेमल ख़ताई के लिए काफ़ी है। अगर ज़्यादा करना है तो शरबत बजूरी से देते रहें, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है। पेशाब में बिलीरुबिन की मकदार बहुत ज़्यादा खारिज होती है, मगर यूरोबिलिनोजन पेशाब में बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि सफरावी नालियों में सुद्दे या किसी वजह से बंद हो जाती है। लैब में LFT रिपोर्ट कराने से ये तब्दीलियाँ सामने आती हैं। नंबर 1 सीरम बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा होती है और ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। नंबर 2 जिगर के दोनों एंजाइम्स SGOT और SGPT ज़्यादा नहीं बढ़ते। नंबर 3 सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज खून में बढ़ा होता है। नंबर 4 पेशाब में यूरोबिलिनोजन नहीं होती, अलबत्ता बिलीरुबिन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब आती हैं इस तफसील और इस यरकान की तीनों अक़साम और इसका इलाज। जो मैंने पहली इससे वीडियो बनाई है हेपेटाइटिस A, उसमें जो मैंने इलाज बताया है आप उसकी अद्वियात को बेहतरीन तरीके से बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये तीनों अलामात जो हैं ये ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और उसके साथ जस्ट जैसे मैंने कहा कि रेमत ख़ताई, ये रात को बेशक सोते वक्त मरीज़ 1 चम्मच चाय वाला ले लें या आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम ले लें, दोनों ठीक है। बाकी इलाज यरकान असर वाला ही ठीक रहेगा। अल्लाह हम सब का हम युनासर हो। जो दोस्त पहली दफ़ा वीडियो सुन रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।